नमस्कार, मैं आप सभी का श्रीनाथ वीर डिफेंस एकेडमी लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अपने बातचीत चल रही थी, उसमें लास्ट पॉइंट जो लास्ट टाइम पर मैं छोड़कर गया था वो था अभाज्य संख्या की पहचान करना। मतलब इससे पहले की जितनी भी साधारण संख्याएं हैं उन सारी की सारी साधारण संख्याओं की बातचीत अपने हो चुकी है। साधारण संख्याओं के प्रकार जो 11 है वो 11 प्रकार भी मैं आपको समझा चुका हूँ। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, असहभाज्य, मिश्रित, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, रामानुज, संपूर्ण, ये सारी संख्याएं मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपना बेसिक से संबंधित लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और वो पॉइंट है अभाज्य संख्या की पहचान करना। मतलब कोई भी संख्या अपने को दे दी जाए तो उस संख्या को देखकर अपने को ये कैसे पता लगे कि वो संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य है। जैसे सबसे पहले एक छोटी सी संख्या की अपने बात कर लेते हैं। संख्या है 107। इस संख्या के भाज्य या अभाज्य होने का पता लगाना, क्योंकि 100 से पहले वाली संख्याओं का तो अपने को पता है ही कि वो भाज्य या अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि वो संख्या तो अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ी है। अब 100 के बाद वाली 5-4 एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है 107। 107 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनमें से अगर आपको पता लगाना है तो आप सबसे पहले ये देखो कि 107 कौन कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य आता है। कौन कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य आता है। पर पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब यह है कि कौन सी दो संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच में 107 आता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर करें और उनके बीच में 107 आता हो, वो दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या कौन कौन सी है? 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है 107। 10 और 11 के स्क्वायर में 107 बीच में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर अभाज्य संख्या की पहचान करनी है तो ये जो छोटी वाली संख्या है 10, इस 10 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी अभाज्य संख्या ले लो। 10 से पहले जो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्या अपन ले लेते हैं। 10 से पहले अभाज्य संख्या 4 है, 2, 3, 5, 7। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या किया, जिस संख्या के भाज्य या अभाज्य की पहचान करनी है, सबसे पहले ये देखा वो संख्या कौन कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रही है। जिन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रही है उनमें से छोटी वाली जो संख्या है उस छोटी वाली संख्या से पहले वाली जितनी भी अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या अपन ने यहां लिख दी। अब क्या करना है, ये जो 4 अभाज्य संख्या 10 से छोटी है, अगर इन चारों में से किसी भी अभाज्य संख्या का 107 में भाग नहीं जाए तो फिर 107 भी एक अभाज्य संख्या है। और यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं में से किसी भी अभाज्य संख्या का अगर 107 में भाग चला गया तो 107 एक अभाज्य नहीं एक भाज्य संख्या है। पहली बात, 107 में 2 का भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 का भाग तो केवल सम संख्या में जाता है, जबकि 107 एक विषम संख्या है। 107 में अगर आपको 3 का भाग देना है, किसी भी संख्या में 3 का भाग पहले भी मैं बता चुका हूं कैसे देते हैं, जब मैंने अशांत संख्याओं को परिमेय रूप में बदलना बताया था उस टाइम। आप एक काम करो, इस संख्या के अंकों को जोड़ लो। संख्या के तीनों अंकों का योग हो गया 7 और 1 8। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाए तब तो संख्या में भी जाएगा, और अंकों के योग में 3 का भाग अगर नहीं जा रहा है तो संख्या में भी नहीं जाएगा। 107 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 107 में 5 का भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 का भाग तो केवल उसी संख्या में जाता है जिसका पहला अंक 0 या 5 होता है। और 107 में 7 का भाग भी नहीं जाएगा। मतलब 107 में इन चारों में से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 107 क्या है? 107 एक अभाज्य संख्या है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। 107 एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या में ले लेता हूं 193। 193 एक संख्या मैंने ले ली। सबसे पहले तो ये देखना है कि 193 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रही है। 193 आता है साहब 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 13 और 14 के बीच में आ रहा है, तो क्या करना है, 13 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्या पर ले लेते हैं। 13 से पहले की अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 11। खुद 13 को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 13 और 14 के बीच में तो ये आ ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 13 से पहले अभाज्य संख्या ये आई है, इनमें से अगर किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा
तब तो 193 एक अभाज्य संख्या है। और अगर इन पांचों की पांचों अभाज्य संख्या में से किसी एक का भी भाग चला गया तो 193 एक अभाज्य नहीं एक भाज्य संख्या होगी। सबसे पहले देखो 193 का दो में भाग 193 में 2 का भाग नहीं जाता। 193 में 3 का भाग देना है तो इसके अंकों को जोड़ा 9 3 12 और 1 13, 13 अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। 7 का भाग देना है तो आप देख के चेक कर सकते हो। 7 दूनी 14, बच गया 5, 5 के आगे 3 लिखा 53, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, 11 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, मतलब 13 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब 193 खुद भी क्या है, 193 खुद भी एक अभाज्य संख्या है। और देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने 247। 247 के भाज्य अभाज्य संख्या की पहचान करनी है। उससे पहले आप ये देखो कि 247 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 2 से 47 आता है साहब 15 और 16 के बीच में, क्योंकि 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। 15 और 16 के वर्गों के बीच में 247 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 15 से पहले वाली अभाज्य संख्या लेनी। 15 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है, 2 3 5 7 11 और 13। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या 15 से पहले आ रही है। इनमें से अगर किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं गया तब तो 247 अभाज्य है, और अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग चला गया तो फिर 247 एक भाज्य संख्या है। देखिए सबसे पहले 247 में 2 का भाग तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का भाग तो सम संख्याओं में जाता है। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंकों को जोड़ लिया अपन ने, अंकों को जोड़ा तो 7 और 4 11 और 2 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 5 का भाग तो केवल उसी संख्या में जाता है जिसका पहला अंक 0 या 5 होता है। 7 का भाग इसमें देख लेते हैं। 7 या 21, बच गया 3, 3 के आगे 7 लिखा 37, 37 में 7 का भाग नहीं जा रहा। 11 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। 13 का भाग 247 में 13 का भाग 13 एकम 13, बच गया कितना 11, 11 के आगे 7 लिखा 117 और 117 में 13 का पूरा भाग जा रहा है। 247 15 से पहले की अभाज्य संख्याओं में से 13 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब 247 एक अभाज्य नहीं कौन सी संख्या है, भाज्य या संयुक्त संख्या है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। संख्या लिख दी 347। 347 भाज्य या अभाज्य संख्या है। इसकी अगर पहचान करनी है तो क्या करेंगे, 347 कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है पहले वो ले लो। 347 से अगर देखना है तो ये आ रहा है 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो अपन क्या करेंगे, आगे वाली संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन तो सीधा 18 से पहले की अभाज्य संख्या ले लेते हैं। 18 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17। ये सारी की सारी संख्या 18 से पहले की अभाज्य संख्या है। अब इनमें से अगर किसी भी संख्या का भाग 347 में नहीं गया तो 347 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, और अगर चला गया तो 347 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। मेरे हिसाब से 3-4 एग्जांपल बता दी, अब अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले 2 का भाग अगर इसमें दें नहीं जा रहा है, 3 का भाग इसमें दें नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, 11 का भाग नहीं जा रहा है, 13 का भाग 13 दूनी 26 बच गया 8 87 नहीं जा रहा है, 17 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। 347 18 से पहले वाली जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें से किसी से भी विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 347 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये होता है साहब किसी भी संख्या के भाज्य या अभाज्य की पहचान करना। मेरे हिसाब से आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी में एक पॉइंट अपना और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि कोई भी एक संख्या जो अपने को दी जाती है
उस संख्या में अभाज्य या रूढ़ संख्याओं का पता लगाना कि उसमें कुल कितनी अभाज्य या रूढ़ संख्या है। और ये जो पॉइंट है ये हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक कि आप रीट में भी अगर बात करें तो रीट में भी बीएसटीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले आर्मी से लेकर किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर एक लेवल के लिए ये इजी भी है और स्टैंडर्ड भी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जहां होता है वहां पर, जहां क्वेश्चन की महत्ता अच्छी होती है, महत्व पूर्ण क्वेश्चन होता है, वहां पर उसको नॉर्मल या सुपीरियर नहीं देखा जाता, वहां पर क्वेश्चन की सिर्फ इंपॉर्टेंस देखी जाती है। इसमें एक सवाल आता है, जब कोई संख्या घात के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखी होती है तो फिर उस संख्या के बारे में पूछा जाता है कि बताइए इसमें कुल कितनी अभाज्य या रूढ़ संख्याएं हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन और करते हैं। लंबा चौड़ा पोर्शन है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो ये मान के चल लीजिए आगे आने वाली किसी न किसी कंपटीशन में इसका एक सवाल आपका क्लियर हो गया, क्योंकि और कहीं से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन भाज्य अभाज्य में अगर भाज्य अभाज्य से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सबसे पहले पूछने की प्राथमिकता रहती है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, मान लीजिए आपको दे दिया 16 की घात 4 गुणा 12 की घात 5 गुणा 10 की घात 3, ऐसा सा कोई सवाल आपको दे दिया। 16 की घात 4 गुणा 12 की घात 5 गुणा 10 की घात 3 में कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? रूढ़ संख्याएं है, ये एक सवाल है। देखिए रूढ़ संख्या भी बोल सकता है, अभाज्य संख्या भी बोल सकता है, और इसकी जगह अगला आपको प्राइम संख्या भी बोल सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के नाम होते हैं सारे के सारे। आपको इसमें यह देखना है कि ये जो आपने एक गणितीय पद लिखा है जिसमें 3 संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है, इस पद में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मान के चलो लगभग डेमो क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रायोरिटी देकर समझाया जाता है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अगर लाइव क्लासेस हैं तो आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस में भी पहले क्वेश्चन की प्राथमिकता इसी को दी जाती है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाता है। देखिए अब अपने को इसमें क्या करना है, इसमें से अपने को अभाज्य संख्या निकालनी है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ना ही तो 16 अभाज्य है, ना 12 अभाज्य है, ना ही 10 अभाज्य है। सबसे पहले तो आपको इनको अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में अगर तोड़ना है, उसके बाद में अपन घात की बात करेंगे। पहले आप अभाज्य संख्याओं की बात करना। 16 को अपन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ना है वो देखो। 16 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या का भाग जाता है? 16 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या का भाग जाता है? जिस संख्या का भाग दे रहे हो उन सारी संख्याओं को आपको इसके गुणनफल में लिखना है। 16 में भाग गया 2 का, कितनी बार गया? 8 बार। 8 में फिर किसका भाग गया? 2 का, कितनी बार गया? 4 बार। 4 में फिर किसका भाग गया? 2 का, कितनी बार गया? 2 बार। और 2 में किसका भाग गया? 2 का, कितनी बार गया? 1 बार। आप देख सकते हो ये 16 के टुकड़े हैं और ये सारे के सारे जो गुणनखंड मैंने लिखे हैं ये सब के सब अभाज्य हैं। 4 समान संख्या हो भले, लेकिन चारों की चारों अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसकी घात में कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट है 12। 12 को इसी प्रकार गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। 12 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या का भाग गया? 2 का। 12 में 2 का भाग गया 6 बार। 6 में 2 का भाग गया 3 बार। और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। ये 12 के आपने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, इसकी घात कितनी आएगी? 5। इसी प्रकार 10 के अपन टुकड़े कर लेते हैं। 10 में छोटी से छोटी पहले कौन सी संख्या का भाग गया? 2 का, कितनी बार गया? 5 बार। 5 में किसका गया? 5 का। ये लो सर, ये 5 की घात थी। ये जो आपकी ने 3 संख्याएं थी, इन तीनों को आपने अभाज्य गुणनखंडों में के रूप में तोड़ दिया। आप देख लीजिए बोले ये जितनी भी संख्याएं हैं नीचे वाली आधार में जो लिखी गई है, ये सब की सब संख्याएं अभाज्य संख्या है। अब देखो साहब, यहां पर देखो 2 जो संख्या है वो कितनी बार आई? अब मैं सीधे सीधे अभाज्य या रूढ़ संख्या काउंट कर रहा हूं। 2 कितना बार आया इसमें? 4। मतलब यहां पर टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? टोटल अभाज्य संख्या है 4। और इनकी घात भी कितनी है? घात कितनी है? 4। तो 4 4 के 4 पद हो गए, इसका मतलब टोटल अभाज्य संख्या यहां से कितनी होगी? 16। ठीक है,
यहां पर देखिए अभाज्य संख्या कितनी है 3 और उनकी घात कितनी है 5। 3 3 के 5 पद है तो टोटल कितना हो गया 15। यहां पर कितनी अभाज्य संख्या है 2। 2 अभाज्य संख्या है उसकी घात कितनी है 3। दो संख्याओं की घात 3 है मतलब 2 को 3 बार लिखा गया तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 6। देख लीजिए आप 4 घात के नीचे 2 4 संख्या है तो 4 चौके 16 5 3 15 3 2 6 ये हो गई साहब इसमें अभाज्य या रूढ़ संख्या मतलब इस पूरे पद में कुल इतनी रूढ़ संख्या है। ठीक है तो देख लीजिए 16 15 31 31 और 6 37। इसमें ये जो व्यंजक आपके सामने लिखा गया है ये जो गणितीय पद लिखा गया है इस गणितीय पद में कुल कितनी रूढ़ संख्याएं हैं कुल रूढ़ संख्या है 37। और देखते हैं एक ये क्वेश्चन है 8 की घात 2 गुना 6 की घात 4 गुना 11 की घात 3 गुना 20 की घात 2 में रूढ़ संख्याएं कितनी है। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दी 35 की घात 13 गुना 18 की घात 11 गुना 25 की घात 5 गुना 15 की घात 8 में रूढ़ संख्या कितनी। ये दो एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल पहले करवा चुका हूं 2 और करवा देता हूं उसके बाद में मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी तो आपकी खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। गणित की आप कितनी भी क्लासें अटेम्प्ट कर लो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपके लिए गणित समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बार जब क्लास ले रहे हो उस टाइम आपने सिंसियरली उसको समझ लिया उस टाइम आपके वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन अगर आपने उसको वापस एक बार रिवाइज नहीं किया तो धीरे धीरे वो आपके माइंड से निकल जाएगी। उसके बाद में फिर वही समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। हाँ ये जरूर है आज आपने पढ़ा और हाथों हाथ या एक दिन बाद में 1-2 दिन के अंतराल में अगर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सोल्व कर लिए किताबों से तो फिर उसके बाद में इस मेथड को आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले ये नीचे वाली जो संख्या है इनको आपको अभाज्य गुणनखंडों में लिखना है। ऊपर घातों को छोड़ दो घातों की तरफ एक बार ध्यान मत दो। सबसे पहले लिखा गया है 8 में छोटी से छोटी संख्या का भाग गया 2 का 8 में 2 का भाग 4 बार 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। ये कंप्लीट हो गया। 8 के टुकड़े आप वापस गुणा करके देख सकते हो 8 आएगा मतलब इनका गुणनफल वापस 8 आएगा क्योंकि आपने 8 को ही तो गुणनखंडों के रूप में लिखा है। इसकी घात हो गई 2 मतलब इस 2 के नीचे कितने पद हैं 3 या 3 को कितनी बार लिखा गया 2 बार तो टोटल 6। ऐसे ही 6 के गुणनखंडों के रूप में तो अगर तोड़ोगे तो 6 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3 और इसकी घात कितनी है 4। 4 की घात में कितने पद है 2 या 2 की घात 2 पदों की घात कितनी है 4 तो टोटल संख्या कितनी होगी 8। यहां से अभाज्य संख्या होगी 8। इसके बाद में 11 तो खुद भी एक अभाज्य संख्या ही है इसको गुणनखंडों में लिखने की आवश्यकता है क्या इसके तो गुणनखंड होंगे ही नहीं। 11 की घात कितनी है 3 मतलब इसमें 11 के 3 पद है। और इसी प्रकार 20 लिखा गया है 20 में भाग गया 2 का 10 बार 10 में 2 का भाग गया 5 बार और 5 में 5 का भाग गया 1 बार और इसकी घात कितनी लिखी गई है 2। मतलब 20 के टुकड़े कितने हुए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 3 और उस 3 की घात कितनी है 2 है तो टोटल पद कितने हो जाएंगे 6। ये आ गई साहब। इसमें अभाज्य संख्या 6 है इसमें अभाज्य संख्या 3 है इसमें अभाज्य संख्या 8 है इसमें अभाज्य संख्या 6 है। इन सब को जोड़ दोगे तो इस पूरे पद में कुल अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुल अभाज्य संख्या होगी 23। तो 8 की घात 2 गुना 6 की घात 4 गुना 11 की घात 3 गुना 20 की घात 2 में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम संख्या कितनी है 23। अगला क्वेश्चन देखिए 35 की घात लिखी गई है 13। पहले तो 35 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखेंगे तो 5 गुना 7 इसकी घात होगी 13। इसी प्रकार 18 को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा 18 में भाग गया 2 का 9 बार 9 में भाग गया 3 का 3 बार और 3 में भाग गया 3 का इसकी घात आ गई 11।
इसी प्रकार 25 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 5 गुणा 5 और इसकी घात भी कितनी होगी 5। इसी प्रकार 15 के टुकड़े करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा 5 और इसकी घात कितनी है 8। देखिए साहब अंदर कितने पद है 2, उनकी घात कितनी है 13, मतलब दो पदों की 13 घात है तो टोटल कितनी होगी 26। 13 दूनी 26। यहां पर अंदर पद कितने हैं 3 तो 11 तिया 33। यहां पर अंदर पद कितने हैं 2 तो 5 दूनी 10। यहां पर अंदर पद कितने हैं 2, घात कितनी है 8, 8 दूनी 16। इन सबको आप ऐड कर दोगे जोड़ दोगे तो फिर आपको इस पूरे के पूरे पद में कुल अभाज्य या रूढ़ संख्याओं की टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये कितनी आ गई 33, 26, 59, 69 और 16, 85, 85। इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है 85 अभाज्य संख्या है। ये है साहब किसी भी पहला पॉइंट, आज के 2 पॉइंट मैंने क्लियर करवाए। 2 में से पहला पॉइंट है किसी भी संख्या के भाज्य या अभाज्य संख्या की पहचान करना, और दूसरा पॉइंट इसमें है कि कोई भी आपको पद जो गुणा या घात के रूप में लिखा जाता है उसमें कुल अभाज्य या रूढ़ संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, या कुल अभाज्य या रूढ़ संख्या कितनी है वो ज्ञात करना। ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर करवाए। इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें आता है, ये साहब आपका संख्या पद्धति में संख्याओं का बेसिक पूरा हो चुका है कि संख्याएं क्या है, ये आप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अपने को बात करनी है संख्याओं के बीजगणित के बारे में। याद करो मैंने आपको गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया था। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, और जिसमें गणना मैंने बताया था कि कोई भी 2 या 2 से अधिक गणितीय इकाइयों की परस्पर क्रिया को ही क्या कहा जाता है गणना कहा जाता है। जिसमें आपको मैंने गणना 2 प्रकार की बताई थी, एक तो बताया था, और परस्पर जो क्रिया है उस क्रिया को बताया था संक्रिया, मतलब 2 गणितीय इकाइयों की परस्पर क्रिया को गणित में संक्रिया के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। और ये संक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है बीजगणितीय संक्रियाएं और दूसरी होती है तुलनात्मक संक्रियाएं। तुलनात्मक संक्रियाएं बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, वो सिर्फ तुलना के लिए काम आती है। अपने को बात करनी है बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, चाहे तो आप बीजगणितीय संक्रिया बोल दो और चाहे आप बोल सकते हो यहां संख्याओं का बीजगणित। ये सबसे पहला पॉइंट है संख्याओं का बीजगणित। और बीजगणित शब्द मैंने उसी टाइम समझा दिया था कि बीजगणितीय संक्रिया या संख्याओं पर बीजगणित लगाई जाती है, तो इसका मतलब केवल ये 4 ही प्रकार की संक्रियाओं को व्यक्त करता है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। मतलब अपने को इसमें किसके बारे में पढ़ना है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में पढ़ना है कि संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार घटाया जाता है, किस प्रकार गुणा किया जाता है, किस प्रकार भाग किया जाता है। इसमें देखिए साहब, मैं इस पॉइंट को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, सीधा सीधा याद रखने वाला, जो कई बार छोटी मोटी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो एग्जाम होती है उनमें डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसके नियमों से संबंधित होता है। देखिए गणित में संक्रियाओं के लिए जितने भी नियम बन चुके हैं, मैं उन नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नियम का नाम ही नहीं लिख रहा हूं, कौन सा नियम, मैं सभी नियमों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूं, यूनिवर्सल पॉइंट बता रहा हूं, यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं कि सभी के लिए सार्वत्रिक नियम क्या है। चाहे वो नियम क्रम विनिमय नियम हो, चाहे वो साचर्य नियम हो, चाहे वो संवृत नियम हो, चाहे वो निरसन नियम हो, कोई सा भी नियम क्यों ना हो, उन सभी नियमों के लिए सभी के लिए एक साथ लागू होने वाला पॉइंट है। इसलिए आप सीधा सीधा इन चारों संक्रियाओं के बीच अगर अपन कोई नियम लगाते हैं तो उस नियम के लिए कॉन्सेप्ट है, नियम हो, सीधा सीधा सुन लीजिए, उस पर डायरेक्ट सत्य असत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना साहब। गणित की संक्रियाओं के लिए या गणितीय संख्याओं को आपस में क्रिया करवाने के लिए, आपस में संक्रिया के लिए जितने भी नियम बनाए गए हैं, वो सारे के सारे नियम केवल और केवल 2 ही संक्रियाओं के लिए मान्य होते हैं, जिनमें से एक तो है जोड़ और दूसरी संक्रिया है गुणा। मतलब जो नियम है वो केवल जोड़ और गुणा पर ही लगते हैं। गणित का कोई भी नियम बाकी या भाग पर लागू नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि मूलतः जो गणित की बीजगणितीय संक्रियाएं हैं वो केवल 2 ही है, एक जोड़ है, एक गुणा है। जोड़ का पूरक है बाकी और गुणा का पूरक है भाग।
मतलब प्रतिलोम या उल्टे हैं। जैसे अपन ने चिन्हों की बात की थी, तो मूलतः चिन्ह तो एक ही था, धनात्मक, लेकिन उसकी विपरीत जो स्थिति है उसको अपन ने क्या नाम दिया, ऋणात्मक। तो इसी प्रकार से ये जो चार संक्रिया, इन चार में से मूल संक्रिया केवल दो ही है, एक तो जोड़ है और दूसरी गुणा है। इसलिए जितने भी नियम गणित के लिए बड़े हैं वो सारे नियम जोड़ और गुणा पर ही बड़े हुए। गणित का कोई भी नियम ना तो बाकी को स्वीकार करता है, ना ही भाग को स्वीकार करता है। जैसे एक छोटे से नियम से मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। एक नियम जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, नियम का नाम है क्रम विनिमय नियम। विनिमय शब्द का मतलब होता है आदान प्रदान और क्रम का मतलब होता है स्थान। मतलब जैसे मान लो ये मेरे दोनों हाथ हैं, अगर मैं इनमें क्रम विनिमय नियम लगाना चाहूं तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। ये अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं और स्थानों का या संख्याओं का परस्पर बदलना ही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जिसमें ये जो क्रम विनिमय नियम, एक ही नियम से समझा देता हूं, बाकी मैंने सभी नियमों के लिए बता दिया, सब नियमों पर यही पॉइंट लागू होता है, लेकिन एक नियम से इस बात को क्लियर कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहला, जैसे जोड़ के लिए अपन क्रम विनिमय नियम लगाएंगे। मैं एक संख्या लिख देता हूं 2 + 3। अगर मैं यहां से इसका क्रम पलट देता हूं तो इससे संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्थानों का क्रम बदलने से भी इसका मान वही रहता है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। क्रम विनिमय नियम की पालना कौन कर रहा है, जोड़ कर रहा है। अगर मैं बाकी पर ये पॉइंट लगाऊं, 3 - 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का स्थान बदल देता हूं तो ये 2 - 3 हो जाता है। और आप देख सकते हो इन दोनों का मान आपस में समान नहीं है। इसका मान 1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम जो है वो बाकी संक्रिया या घटाने की संक्रिया को नहीं मानता है। इसी प्रकार गुणा पर मैं लगाऊं तो 2 × 3 को अगर मैं 3 × 2 लिख देता हूं तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम गुणन संक्रिया की पालना कर रहा है। और अगर यही बात मैं भाग पर लगाऊं कि 3/2 को अगर मैं 2/3 लिखता हूं तो इनके मान समान नहीं प्राप्त होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है कि गणित की संक्रियाओं के जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम जोड़ और गुणा संक्रिया पर ही लागू होते हैं। यहां से सत्य और असत्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन कह दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक सवाल से मैं इसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो मेथड अपन पढ़ते हैं वो तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कंपटीशन में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये छोटा सा पॉइंट था, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मैं एक सीधी सीधी सवाल की बात करूं, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, ये एक सवाल है अपने पास। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूं, निरसन नियम। नियम पर ध्यान मत देना कौन सा है, सभी नियमों पर सार्वत्रिक रूप से लागू होता है। निरसन नियम योगात्मक संक्रिया के अंतर्गत संवृत है। देखो ये पहला है। दूसरा, साहचर्य नियम व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। तीसरा, क्रम विनिमय नियम विभाजन संक्रिया के अंतर्गत संवृत है। और एक चौथा नियम लिख देता हूं, संवर्क नियम गुणन संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। ये लीजिए साहब,
दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव सेंटेंस मैंने यहां लिख दी। पहली बात तो यह है, आपको यहां से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? सत्य, मतलब जो सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो आप, नियम पर ध्यान मत दो, चाहे नियम कोई सही। आप सोचो कि कोई नियम है, कौन सी संक्रिया पर लगा रहा है? योग पर। तो कोई भी नियम जो है वो योग संक्रिया पर लागू होता है। अब अपने को ये देखना है कि होने की बात कर रहा है या नहीं होने की कर रहा है। अंतर्गत संवृत है, संवृत शब्द का मतलब होता है लागू। मतलब ये हुआ कि निश्चय नियम योग पर लागू होता है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस सही है। दूसरा, नियम कोई सही है, हमें नहीं पढ़ना है। व्यवकलन का मतलब होता है बाकी, घटाना के अंतर्गत संवृत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी नियम जो है वो घटाने पर लागू नहीं होता है, तो ये वाला सेंटेंस भी सही है। तीसरा, नियम कौन सा लिखा अपने को कोई मतलब नहीं है। विभाजन संक्रिया का मतलब किस पर लगा रहा है? भाग पर। कोई भी नियम जो है वो भाग पर, आप अपनी तरफ से पहले सोचो, बाद में देखेंगे इसने क्या लिखा है। भाग पर लागू होता है या नहीं होता है? भाग पर की केवल योग और गुणा पर लगता है, बाकी नहीं लगता, तो भाग पर लागू नहीं हो रहा है। जबकि अगला लागू करने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। और चौथा, नियम चाहे कोई सा भी लिखा है, अपने को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सभी नियमों पर लागू होती है बात। संक्रिया कौन सी लिखी है? गुणन संक्रिया का मतलब है गुणा। योग और गुणा पर तो सभी नियम पालन करते हैं। ये पालन करने की कह रहा है, नहीं करने की, ये कह रहा है अंतर्गत संवृत नहीं है, मतलब ये कह रहा है लागू नहीं होता है। इसका मतलब गलत है, क्योंकि लागू होता है। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन अपने सही है? ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये था साहब नियमों के अनुसार कि बीजगणित की संक्रियाओं में। सबसे पहले जब बीजगणित अपने संक्रिया स्टार्ट ही कर चुके हैं, तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि जितने नियम है वो कौन कौन सी संक्रियाओं की पालना करते हैं। तो गणित के बीजगणित की संक्रिया या गणित की संक्रियाओं के लिए जितने भी नियम बने हुए हैं, वो नियम केवल योग और गुणा दो ही संक्रियाओं के लिए मान्य होते हैं। बाकी कोई भी गणितीय नियम कभी संक्रिया के तौर पर ना तो व्यवकलन को स्वीकार करता है, ना ही कभी वो भाग को स्वीकार करता है। मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए हो। पहला पॉइंट बताया भाज्य या अभाज्य संख्या की पहचान करना। दूसरा पॉइंट, अभाज्य संख्याओं की टोटल संख्या ज्ञात करना या किसी भी एक पद में कुल रूढ़ संख्याएं ज्ञात करना। और तीसरा मैंने बताया है कि बीजगणित के संक्रियाओं में गणित के जो नियम है वो कौन कौन सी संक्रिया पर लागू होते हैं, कौन सी पर नहीं होते हैं, और उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये 3 पॉइंटों के बारे में अपनी आज चर्चा हुई। आशा करता हूं आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक एक करके संक्रिया के बारे में कि कौन सी संक्रिया क्या है, कौन सी संक्रिया क्या है। उससे पहले एक छोटा सा इसका बेसिक पॉइंट और रह जाता है, और वो बताता है इनके तत्समक और प्रतिलोम को, कि किसी भी संख्या के तत्समक क्या होते हैं और किसी भी संख्या के प्रतिलोम क्या होते हैं। वो भी बीजगणित से संबंधित है, जोड़ बाकी गुणा भाग के सबसे ही संबंधित होते हैं। उसके बारे में डिस्कशन करके उसके बाद में अपन पहले इनकी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे कुछ कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद अपन इन पे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।